नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार और स्वागत है आप सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, आप सभी का 27 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स में स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। दोस्तों, आज है दिन सोमवार और सोमवार के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं छठ पूजा को। जी हाँ दोस्तों, आज है छठ पूजा का पहला अर्घ्य और पूरा बिहार, पूरा उत्तर भारत अगर हम लोग बात किया जाए तो इस छठ महापर्व को सेलिब्रेट कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जैसा सबको पता है कि हम उस बिहार की मिट्टी के वासी हैं जहां पर न केवल उगते हुए सूर्य की पूजा होती है बल्कि हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं। तो ये एक उस भाव को बताता है कि भाई आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, हर परिस्थिति में इंसान को अपना सबल बनाए रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं 27 अक्टूबर को। हाँ दोस्तों, एक और बात, चूँकि दोनों वीडियो मेरा पिछला जो गया है डेली करंट अफेयर्स का वो इसी मोड में रिकॉर्डेड गया है और आज एक लास्ट डे आपको थोड़ा सा इस पर एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आज छठ पूजा के अवसर पर अपने गांव आया हुआ हूँ। आप भी छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं भी छठ पूजा सेलिब्रेट कर रहा हूँ। जब वेडनेसडे से हमारी जो क्लासेस चलेंगी, वेडनेसडे से जो हमारा प्रेजेंटेशन मोड था, वीडियो अभी आपके साथ चलेंगी। तो चलिए आज के इस मोड में हम लोग देखते हैं क्या कुछ खास रहने जा रहा है। तो सबसे पहले निबंध उपयोगी उद्धरण के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, निबंध उपयोगी उद्धरण में हमारा है कि अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। आपको पता है कि ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है निबंध, ये पीवाईक्यू में भी पूछा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि समय पर जो इंसान सही काम करता है, समय पर अगर कोई काम करता है तो उसका परिणाम उसके अनुकूल होता है, और अगर वही समय के ख़त्म होने के बाद कोई इंसान कार्य कर रहा है तो उसको अपने अनुकूल परिणाम नहीं मिल पाता है। जैसे कि अगर बारिश हुई है और किसान उस समय अगर अपने फसल को रोपाई कर रहा है, बुआई कर रहा है, तो उस समय उसका जो फसल होता है वो अच्छा होता है। अगर मानसून जो लेट हो जाता है, आपको पता है कि, तो उसके बाद अगर एग्रीकल्चर भी किया जाता है तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो यही कहा गया है कि समय रहते हर कार्य को इंसान को कर लेना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर उसके परिणाम सामने आते हैं। चलिए आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ कि अभी जो हमारा ऑफ़र जो चल रहा है, दिवाली ऑफ़र, वो अभी भी लाइव है और ये दिवाली के साथ छठ पूजा के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप सभी बच्चों के लिए गुजारिश है कि 75% तक का डिस्काउंट आपको पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला के सभी कोर्सेज़ पर मिल रही है। तो जो भी कोर्सेज़ का आपको लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि सक्षम जो 72nd बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, प्रथम 72nd बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है, ये भी आपको 75% डिस्काउंट में अवेलेबल है, तो आप इसको परचेज कर लें। हाँ, बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर क्या ये डिस्काउंट ऑफलाइन बैचेज के लिए भी अवेलेबल है? तो जी हाँ साथियों, ऑफलाइन बैचेज के लिए भी डिस्काउंट आपका अवेलेबल है। ऑफलाइन की डिस्काउंट क्या रहेगी वो जाकर के आप जीवी मॉल सेंटर पर विजिट कर लें, वहाँ पर आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या खास हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा खास टॉपिक है। इस टॉपिक में हम लोग आज जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो होगा लिंक बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड रिलीजन, यानी निजता और धर्म के अधिकार के बीच का संबंध क्या है। दूसरा हम लोग बात करेंगे चिल्ड्रंस बुकर प्राइज को लेकर के, यानी बच्चों के बुकर पुरस्कार के बारे में। तीसरा हम लोग बात करेंगे FATF ने जो है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हम लोग बात करते हैं, उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, उस पर बात किया जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा PM श्री, यानी PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो स्कीम लाई गई है उभरते भारत के लिए PM स्कूल योजना, उस पर डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने अपना स्थापना का 80वां वर्ष पूर्ण कर लिया है, तो इस पर भी प्रॉपर डिस्कशन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेंगे, क्यों आखिर चर्चा में ये रहा है। फिर आसियान का 11th मेंबर, जी हाँ साथियों, पिछले क्लास में भी मैंने आसियान के जो सेशन था उसके बारे में बताया था, और आसियान का 11th मेंबर जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। तो आसियान में जो अभी तक 10 मेंबर थे अब 11 हो चुके हैं। अगला हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। पिछली बार हमने GMAX की बात की थी, इस बार हम लोग एक्सरसाइज ओशन स्काई की बात करेंगे। और चंद्रयान 2 के बारे में बात किया जाएगा कि इसने जो है चंद्रमा पर सूर्य के प्रभाव का एक तरह से अवलोकन किया है। और आज वर्ल्ड मैपिंग में बात होगी पेरू की। तो इतना सारा प्रॉपर डिस्कशन हमारा टॉपिक में है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो पिछले क्लास का जो रिवीजन MCQ है उसको लेकर हम लोग चलते हैं।
तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये है कि भाई दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ का 47वां शिखर सम्मेलन अन्य संबंधित शिखर सम्मेलनों के साथ किस देश में आयोजित होने वाला है? तो इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एक का सी विल बी द राइट आंसर, मलेशिया, दैट इज कुआलालंपुर में। दोस्तों आपको मैंने बता दूं कि ये टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ाया था क्योंकि पहले तो बात ये आ रही थी कि मोदी जी यहाँ पर फिजिकली पार्टिसिपेट करेंगे, बट अब क्लियर हो गया है कि मोदी जी इसमें जो हैं वो एक तरह से वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब फिजिकली मोदी जी इसमें पार्टिसिपेट अभी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है कि रक्षा खरीद नियमावली 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में जारी किया गया था। डीपीएम 2025 पूर्ववर्ती डीपीएम 2009 का स्थान लेता है। यह नियमावली सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के प्रतिष्ठानों द्वारा पूंजीगत और राजस्व खरीद दोनों के लिए लागू है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि ये पूंजीगत और राजस्व खरीद दोनों के लिए नहीं, केवल राजस्व खरीद के लिए लागू है। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 विल बी द राइट आंसर। ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हमारा है, तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया है ताकि शहर में पहली बार कृत्रिम वर्षा हो सके? तो दोस्तों आपको पता है कि इसका राइट आंसर होगा आईआईटी कानपुर। और दिल्ली की सीएम जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया जाएगा, मतलब जो हम लोग कृत्रिम वर्षा करवाते हैं सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके, उसका यूज किया जाएगा। पहली बार ये दिल्ली के लिए रहेगा अनुभव। अब अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4th है उस पर बात कर रहे हैं कि खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन के 10वें सत्र में भारत को एशिया प्रशांत ब्यूरो का उपाध्यक्ष पुनः चुना गया। किस देश को जो है इसका अध्यक्ष चुना गया? भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है, और जो है भाई अध्यक्ष किस देश को चुना गया? तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अजरबैजान, विल बी द राइट आंसर, यानी दैट इज बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वें प्रश्न में। जैमैक्स 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जैमैक्स 2025 जापान भारत समुद्री अभ्यास का 9वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। यह अभ्यास 16 से 18 अक्टूबर 2025 तक जापान के योकोसुका में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। यह भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, यह भी सही है। यानी कि तीनों का तीनों हमारा स्टेटमेंट सही है, तो दैट इज आंसर हमारा हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3, है ना। तो चलो अब आगे चलते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह हर साल 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, जी हाँ। किर्गिस्तान में बिश्केक घोषणा को अपनाने के बाद 2013 में इस दिवस की स्थापना की गई थी, यह भी सही है। और इस घोषणा में हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए सहयोग करने वाले 12 देशों को शामिल किया गया था, यह भी सही है भाई। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, दैट इज हमारे पास आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, है ना। तो चलो भाई अब अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बहरीन अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय किशन कौल, पिंकी आनंद, दिनेश माहेश्वरी और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हाल ही में किसको भाई नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पिंकी आनंद को। और संजय किशन कौल इससे पहले हुए थे भाई अपॉइंट, और संजय किशन कौल जो है 2024 में अपॉइंट हुए थे, ये ध्यान में रखिएगा। तो 2024 में संजय किशन कौल और पिंकी आनंद 2025 में। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि 2025 से 29 के कार्यकाल के लिए आयुषियन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग यानी आयुषियन स्पेसीज सर्वाइवल कमीशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुनीता नारायण, विवेक मेनन, अशोक खोसला और इराच भरूचा। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विवेक मेनन, है ना, बी विल बी द राइट आंसर, विवेक मेनन। अब चलते हैं 9वें प्रश्न पर कि विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम क्या है भाई? तो विश्व पोलियो दिवस 2025 का थीम पोलियो मुक्त विश्व, स्वस्थ भविष्य, पोलियो का अंत, हर बच्चा हर टीका हर जगह, पोलियो उन्मूलन के लिए टीकाकरण और पहले बच्चे पोलियो अंत में। तो इस बार का जो थीम रखा गया है एंड पोलियो यानी बी, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन और एवरीवेयर, ये क्या है इस बार का थीम है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि विश्व पोलियो दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है और भारत ने जो है कब जो है पोलियो जो उन्मूलन कैंपेन को भारत में जो है कब स्टार्ट किया गया था।
इसको आपको लेकर के चलना है। 2 प्रश्न मैंने बताया कि पोलियो दिवस सेलिब्रेट कब करते हैं, और दूसरा मैंने ये बताया कि पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम भारत में कब सेलिब्रेट किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। और फिर से मैं अब जो परंपरागत है मेरा कि भाई आपका विद्या कसम है, सातों विद्या जो सातों जन्म का जो विद्या है उसका कसम है, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न था, श्री नारायण गुरु की महासमाधि शताब्दी का उद्घाटन हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य में किया गया? तो आंसर हो जाएगा केरल, यानी सी विल बी द राइट आंसर। तो अब चलो भाई हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है, जो टॉप 10 करंट अफेयर्स होने जा रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक क्वेश्चन आया है, जो यूपी एंटी कन्वर्सन जो लॉ लाया गया है और इंडिया के सेकुलर नेचर को लेकर के इसमें किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उस पर बात करते हैं। एंटी कन्वर्सन लॉज फॉर्म्ड बाय वेरियस स्टेट्स, वैलिडिटी ऑफ व्हिच आर बीइंग एग्जामिन्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, विल हैव टू पास प्राइवेसी टेस्ट एज द कोर्ट इन अ रीसेंट वर्डिक्ट linked right to freedom of religion with right to privacy in the sense of non-interference from state। सबसे बड़ी बात यही बताई गई है कि राइट टू प्राइवेसी और जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उन दोनों के बीच क्या लिंकअप है, इसको लेकर के किया गया है। एक्चुअली हो क्या रहा है, कई राज्य जो हैं धर्मांतरण विरोधी कानून बना रहे हैं, और इसी धर्मांतरण विरोधी कानून की वैधता की जांच सुप्रीम कोर्ट अब कर रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। पार्लियामेंट हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर हो, उनको कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उन कानूनों की वैलिडिटी जांचने का अधिकार, उसको रिव्यू करने का अधिकार किसके पास है भाई? तो अपने सुप्रीम कोर्ट के पास है, अपनी जुडिशरी के पास है। तो जो कन्वर्सन लॉज बनाए जा रहे हैं, उसको सर्वोच्च न्यायालय एक बार वेरीफाई कर रहा है कि भाई उसको जो राइट टू प्राइवेसी की जो एग्जामिनेशन उसका जो है उससे गुजरना होगा उसको। क्योंकि न्यायालय ने जो है एक फैसले में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को राज्य के हस्तक्षेप ना करने के अर्थ में निजता के अधिकार से उसने कनेक्ट कर दिया है। किसने भाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब इसी को लेकर के आगे फाइनल जजमेंट दिया जा रहा है। अब देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू प्राइवेसी। केस का नाम था, जिस केस की मैं चर्चा कर रहा हूँ, राजेंद्र बिहारी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इसमें ऑब्जर्वेशन क्या आया भाई? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड द राइट ऑफ प्राइवेसी आर इंट्रिंसिकली लिंक्ड। यानी इस मामले में, मामला जरूर याद रखिएगा, राजेंद्र बिहारी लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार एक दूसरे से आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। वो क्या है भाई? तो इंट्रिंसिकली जो है दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। तो केस का नाम जरूर याद रखना है और उसको लेकर के क्या जजमेंट दिया गया है वो। अब देखो भाई क्या कुछ खास है। रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट ऑफ प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 में अगर हम लोग बात करते हैं तो 12 से 35 तक जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स की बात है। और उसमें जब फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 25 टू 28 के भीतर जो है हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो वर्णित है। और उसमें जो आर्टिकल 25 दिया गया है वह अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। दिस इंक्लूड्स द प्राइवेसी ऑफ वंस फेथ, यानी किसी की अपनी आस्था की निजता। इट इज़ द फ्रीडम टू चूज, चेंज और नॉट डिस्क्लोज वंस रिलीजन, यानी अपने धर्म को चुनने, बदलने या प्रकट ना करने की स्वतंत्रता उसमें शामिल है। पब्लिशिंग और कंपेलिंग डिस्क्लोजर ऑफ अ पर्सन्स रिलीजियस फेथ वायलेट्स देयर राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 25 एंड 21। अब इसमें कहा गया है क्या, किसी व्यक्ति की धार्मिक आस्था को प्रकाशित करना या प्रकट करने के लिए बाध्य करना। इसे अब तुम किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हो इसको तुम बताओ, इसको तुम जज करो, ठीक है। इसके लिए अगर किसी को बाध्य किया जाता है, फोर्स किया जाता है, तो आर्टिकल 25 और 21 के तहत जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन है। दस फेथ इज अ मैटर ऑफ पर्सनल कंसाइंस प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टेट और सोसाइटल इंट्रूशन, यानी इस प्रकार आस्था जो है व्यक्तिगत अंतःकरण का विषय है या राज्य या सामाजिक हस्तक्षेप से जो है ये क्या है भाई, तो अब परे है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद करके चलिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी से रिगार्डिंग जो प्रश्न है कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने के अधिकार की गारंटी देती है। किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था का प्रकटीकरण के लिए बाध्य करना अनुच्छेद 25 और 21 के तहत उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
उपयुक्त कथन में से कौन से कथन जो है सही है? तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट जो है राइट है, यानी सी विल बी द राइट आंसर बोथ, है ना, ध्यान रखना आप लोग। अब चलो आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। कौन सा है भाई? बच्चों का बुकर पुरस्कार। जी हाँ बच्चों, अभी तक आपने सुना होगा बुकर अवार्ड, सुना होगा आपने इंटरनेशनल बुकर अवार्ड सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी चिल्ड्रंस बुकर प्राइज सुना है? तो नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। यानी साफ तौर पर है क्या कि 2025 में जो बुकर पुरस्कार का जो फाउंडेशन है, बुकर प्राइज फाउंडेशन जो है, उसने चिल्ड्रंस बुकर प्राइज स्टार्ट करने की घोषणा कर दी है। और इसका अमाउंट कितना होगा भाई? जो प्राइज का जो रहेगा अमाउंट, उसका 50,000 पाउंड का ये प्राइज रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई क्या है चिल्ड्रंस बुकर प्राइज में? न्यू ग्लोबल लिटरेरी प्राइज है रिकॉग्नाइजिंग फिक्शन रिटन फॉर चिल्ड्रन एज 8 to 12 ईयर्स, यानी 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो लिखे गए उपन्यास को मान्यता देने के लिए यह एक नया पुरस्कार स्टार्ट किया जा रहा है। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन जो है यूके का, उसने अनाउंस किया है। शुरुआत कब होगा? 2027 में। 25 में अनाउंसमेंट हुआ, स्टार्ट किया जाएगा 27 से। इसको भाई फंड कौन प्रोवाइड करेगी? तो AKO फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल जो है भाई सपोर्टिंग आर्ट्स एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल जो है भाई एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब देखा जाए आगे इसका पर्पस क्या है भाई? पर्पस है कि बच्चों को इंस्पायर करना है कि आप जो है भाई रीडिंग को इंजॉय करिए, आप राइटिंग्स को इंजॉय करिए, और अगर इस सेक्टर में आपको अपना करियर बनाना है तो इस सेक्टर में आगे आइए। दूसरा है टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ लिटरेरी एक्सेलेंस बियॉन्ड अडल्ट फिक्शन, साहित्यिक उत्कृष्टता के दायरे को वयस्क कथा साहित्य से आगे बढ़ाना है। तीसरा है टू इनकरेज ग्लोबल स्टोरी टेलिंग फॉर यंगर ऑडियंस, युवा दर्शकों के लिए वैश्विक कहानी कहने को प्रोत्साहित करना। की फीचर्स क्या है भाई? एलिजिबिलिटी सबसे बड़ा बात है भाई, इसमें जो भी राइटर्स होंगे, जो भी बच्चे होंगे, उनका एज 8 से 12 साल के बीच होना चाहिए, यानी मिनिमम 8 ईयर और मैक्सिमम 12 ईयर्स। पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड, और उनके द्वारा लिखा गया कोई किताब जो होना चाहिए वह आइदर यूके और आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। लैंग्वेज ओपन टू वर्क्स ओरिजिनली इन इंग्लिश और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, यानी भाषा कौन सी होनी चाहिए भाई? मूल रूप से या तो वह किताब अंग्रेजी में लिखी जानी चाहिए या फिर अंग्रेजी में अनुवादित रचनाएं होनी चाहिए। और प्राइज मनी कितना है भाई? तो सेम एज द बुकर प्राइज फॉर एडल्ट्स फंडेड बाय द AKO फाउंडेशन, यानी 50,000 पाउंड का जो है वो अमाउंट दिया जाएगा। तो अब चलो भाई चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। आने वाले समय में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनने का चांसेस रहेगा, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इसमें। यह 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए लिखे गए उपन्यासों को मान्यता देने वाला एक नया वैश्विक साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी घोषणा बुकर पुरस्कार फाउंडेशन यूके द्वारा की गई। यह पुरस्कार कला, शिक्षा और पर्यावरण का समर्थन करने वाले गैर लाभकारी संस्था AKO फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित है और चिल्ड्रन बुकर पुरस्कार 2028 में शुरू होगा। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है भाई? चौथा हमारा गलत है, ये याद रखिएगा। 2027 से स्टार्ट हो जाएगा, 28 नहीं। 1 हमारा सही है, 2 हमारा सही है और 3 भी हमारा क्या है बाबू? सही है। तो A हमारा आंसर हो जाएगा। आप सुन सकते हैं कि मेरे बैकग्राउंड में आपको बम और पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि लोग हमारे यहाँ छठ में भी पटाखे फोड़ते हैं। जो दिवाली वाला पटाखे बच जाते हैं उसको धूप में सुखा करके लोग उसको अभी यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला है भाई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को चेतावनी देने से कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को बैन ही कर डालो भाई। और बेकार का पाकिस्तान को चेतावनी देना, पाकिस्तान को चेतावनी क्या देना है, उसको एकदम सीधे सीधे बैन करो। पाकिस्तान जैसा राष्ट्र को जो है अब उसको पैसा तुम दोगे तो ज़रूर से ज़रूर एक बंदूक खरीद लेगा, जा करके AK-47 खरीद लेगा कि नहीं भाई हमको इंडिया को उड़ाना है, क्योंकि उसका तो उद्देश्य ही यही है। तो ऐसे देशों को चेतावनी देने से क्या फ़ायदा है? ठीक है, चलिए फिर भी बात करते हैं। द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज वार्न्ड पाकिस्तान दैट इट्स रिमूवल फ्रॉम द ग्रे लिस्ट डज नॉट एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम ग्लोबल स्क्रूटनी ऑन टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। यानी वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि ग्रे लिस्ट से, जो अक्टूबर 2022 में मेरे हिसाब से FATF के द्वारा गलती की गई है कि उसने अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया, और अब उसको अब चेतावनी जारी कर रही है 2022 में, मतलब 2025 में, कि भाई अगर हटाए हैं तो आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन पर वैश्विक जांच से आपको छूट नहीं मिलेगी। तो भाई तुमने हटाया क्यों था? उसी समय तुम उसको रखते ग्रे लिस्ट में, ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में डाल देते। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे बड़ा बात होता क्या है कि ये टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है। ये यहाँ के लोग आतंकवादी
जो है वो तो है ही है, मतलब जो भी यहाँ के जो समर्थित समूह है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि उनको सरकार के द्वारा समर्थन मिलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान क्या है, टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं FATF को लेकर के। FATF की स्थापना जो है 1989 में की गई थी, G7 समिट जो पेरिस में हुआ था उस दौरान। मेंबरशिप कितने हैं भाई, इसमें 38 मेंबर हैं, इंडिया भी इसका एक मेंबर है और इंडिया 2010 से इसमें मेंबर आया है। रूस को जो है, रसिया को इसमें सस्पेंड कर दिया गया है भाई 24 फरवरी 2023 से। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। इसका क्या की रोल है भाई, ये एक्ट करती है एक इंटरनेशनल वॉचडॉग के रूप में भाई, ये ध्यान में रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था के रूप में कार्य करती है। किसके अगेंस्ट, तो मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट, टेरर फंडिंग के अगेंस्ट और प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग के अगेंस्ट। सेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थान के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करता है। और इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता ये सुनिश्चित करता है। तो इतना सारा कुछ क्या है भाई, किसका है, तो FATF को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाए तो इसको आप लोग लिख लेना। अब आता है FATF द्वारा जो लिस्ट मेंटेन किया जाता है वो कौन कौन सा लिस्ट है। एक होता है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में अगर कोई मान लिया जाए कंट्री है तो उसमें एक्चुअली समझिए कि अधिक निगरानी के अधीन वो आता है, मतलब उस पर अगर कोई उसका क्रियाकलाप होता है, कोई एक्शन होता है तो उस पर प्रॉपर जो है एक तरह से निगरानी रखी जाती है। एक्टिवली वर्किंग टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, यानी पहचानी गई कमी को दूर करने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत होता है। और दूसरा हमारे पास आता है भाई ब्लैक लिस्ट। तो ब्लैक लिस्ट क्या है भाई, तो हाई रिस्क ज्यूरिस्डिक्शन विद सीरियस स्ट्रेटजिक डेफिशिएंसीज, यानी गंभीर रणनीतिक कमी वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार को इसके अंतर्गत लाया जाता है। और सब्जेक्ट टू एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस एंड पॉसिबल काउंटर मेजर्स। और करंट FATF प्रेसिडेंट कौन है भाई, तो एलिसा डी एंडे मडराजो। ठीक है, एलिसा डी आंदो मदराजो जो है वो वर्तमान में FATF की अध्यक्ष हैं। अब जानते हैं भाई वित्तीय कार्यवाही कार्यबल के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो FATF की स्थापना 1989 में पेरिस में, एक बार देख लीजिए भाई, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हर एक पॉइंट जो है आपको FATF को लेकर के पॉइंट्स बाय पॉइंट आ जाएगा। तो देख सकते हो कि स्थापना 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी, सही है। भारत 2010 में FATF का सदस्य बना, बिल्कुल सही है। मैक्सिको की एलिसा डी आंद्रा मदराजो FATF के अध्यक्ष हैं, यह भी सही है। FATF का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, वो जो है स्टेटमेंट गलत है, फ्रांस के पेरिस में है। तो 1, 2, 3 हमारा सही है, यानी ए विल बी द राइट आंसर। अब चलो भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम लाई गई है, बड़ा योजना आ रहा है भाई, और पढ़ना तो हमारा और आपको मजबूरी है। अब ये है क्या वो समझो। केरला गवर्नमेंट ने साइन अप किया है PM श्री फंड एमिट CPI अपोजिशन, यानी हाल ही में केरल सरकार ने है सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण हेतु जो धनराशि सुरक्षित करने के लिए PM श्री यानी PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना में शामिल हो गए। अब सबसे बड़ी बात है भाई CPI का अपोजिशन चल रहा था, उसके बाद भी जो है ये इसमें शामिल हुई है। अब देखो आगे क्या है, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2022 में। ये पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है भाई। ठीक है, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों को लेकर क्या चला जाएगा, फंडिंग इसमें होगा। और 2022-23 से 26-27 तक के लिए है। उद्देश्य क्या है भाई, तो इसका उद्देश्य है टू अपग्रेड 14,500 प्लस एग्जिस्टिंग स्कूल्स एज मॉडल इंस्टीट्यूशंस, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को दर्शाते हुए 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को आदर्श संस्थानों के रूप में उन्नत करना इसका उद्देश्य है। एलिजिबल स्कूल्स कौन से हैं भाई, तो एलिमेंट्री यानी 1 से 5 या 1 से 8 तक के स्कूल, और भाई माध्यमिक यानी सेकेंडरी 1 से 10, 6 से 10, सीनियर सेकेंडरी विथ UDI SC प्लस कोड के साथ जो स्कूल हैं उन्हीं को ये मिलेगा, मतलब PM श्री के तहत आवंटन दिया जाएगा। फंडिंग पैटर्न क्या है भाई, जनरल जो स्टेट्स हैं और UT के बीच जो लेजिस्लेचर, जिन UT में लेजिस्लेचर है जैसे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, ठीक है, यहाँ पर अब बात मान के चलिए कि 60 से 40 का है। और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट में 90-10 है। UT विदाउट लेजिस्लेचर 100% सेंट्रल फंडिंग। फॉर एग्जांपल जैसे आप लेकर चलो भाई लक्षद्वीप लेकर चलो, अंडमान निकोबार लेकर चलो, ये सब सारा चीज़। ठीक है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण हेतु धन जुटाने हेतु PM श्री योजना में शामिल हुई है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। तो राइट आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, तो केरल है ना, केरला विल बी द राइट आंसर। अगला देखो हमारे पास आ रहा है कि भाई संयुक्त राष्ट्र ने अपनी स्थापना का 80 वर्ष पूर्ण कर लिया है। तो संयुक्त राष्ट्र के संघ की स्थापना की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई है। क्या क्या अब इसमें कुछ खास है भाई उसको देखते हैं। और ये कब सेलिब्रेट हुआ, तो 24 अक्टूबर 2025 को। देखो भाई संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं
तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो है वो साइन होता है 26 जून 1945 को। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में 50 देश ने इस पर हस्ताक्षर किए थे और 24 अक्टूबर 1945 को लागू हो गया। अभी वर्तमान में कितने मेंबर हो गए हैं? 193, और 193वां मेंबर कौन है भाई? तो साउथ सूडान। संस्थापक सदस्य यूएस हैं, भारत, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ब्राज़ील, ऐसे राष्ट्र जो थे वो इसके फाउंडर मेंबर थे। मतलब ध्यान रखना है, इंडिया फाउंडर मेंबर है। उद्देश्य क्या है भाई? तो टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है भाई? ट्रिगवेली, नॉर्वे के ये फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। और करंट कौन है? एंटोनियो गुतरेस। कहाँ के हैं भाई? तो पुर्तगाल के। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क सिटी में जो है भाई इसका हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन है भाई? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम लोग ऊंगा के नाम से जानते हैं। और आपको बता दूं कि ऊंगा जो है ना, यह यूएन की लेजिस्लेचर है। ये क्या है भाई? तो यूएन की लेजिस्लेचर है, मतलब जो यूएन के लिए कानून बनाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? महासभा। सुरक्षा परिषद यूएनएससी शांति और सुरक्षा बनाए रखती है और इसके कुल मेंबर जो हैं 15 होते हैं। किसके भाई? तो यूएनएससी के कुल मेंबर कितने हैं? तो 15 मेंबर होते हैं। इसमें से 5 जो है परमानेंट है। P5 जिसको हम लोग कहते हैं परमानेंट मेंबर है 5, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है। तीसरा होता है इकोसॉक, आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी विश्व में आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए इसको, और खासतौर पर पर्यावरण नीतियों का समन्वय करने के लिए इसको लाया गया है। एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो राज्यों के बीच में, विभिन्न देशों के बीच में अगर कोई कानूनी विवाद होता है तो उसका निपटारा करने के लिए। और एक होता है भाई सेक्रेटेरिएट, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की अध्यक्षता में कार्य करता है और दैनिक प्रशासन का संचालन ये करता है। तो ये अभी हमारे पास क्या है भाई? 5 इम्पॉर्टेंट विंग हैं यूनाइटेड नेशन के। एक था भाई हम लोग कह सकते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र का जो ट्रस्ट एक होता था, ट्रस्टीशिप जो हम लोग अंग कहते हैं, हालांकि वह अब क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया है। तो अब थोड़ा सा आगे हम लोग लेकर चलते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है भाई? तो राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा एंटोनियो गुतरेस साहब वर्तमान। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। अगला हमारे पास है रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ है भाई रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य? क्यों चर्चा में रहा, इस पर बात करते हैं। एक्चुअली ये समझिए कि हिमाचल प्रदेश में है रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ? तो यहाँ पर रक्षम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक इंटरनेशनल बर्ड वाचिंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, जहाँ पर 35 जो है भाई बर्ड स्पेसीज को स्पॉट किया गया। कितने स्पेसीज को? तो 35 बर्ड स्पेसीज को स्पॉट किया गया। अब देखो भाई हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ये है, और एरिया कितना है? 30.98 स्क्वायर किलोमीटर। आपको उतना याद नहीं रखना है, लेकिन एल्टीट्यूड कितनी ऊंचाई पर है भाई? 3200 से 5486 मीटर। वेस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है और लाइज इन अ ड्राई नॉन मानसून जोन, अनलाइक मोस्ट हिमाचल सेंचुरीज में ये पार्ट बनता है भाई। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो सराउंडेड बाय स्नो कैप्ड पीक्स, यानी बर्फ़ की चोटियों से ढकी रहती हैं। वैलीज एंड रिवर्स से इंक्लूड्स ट्रेकिंग रूट बाया लामखंगा पास कनेक्टिंग किन्नौर टू गंगोत्री, यानी यहाँ पर जो है किन्नौर को गंगोत्री से जोड़ने वाला लामखांग दर्रा से होकर इसमें ट्रैकिंग मार्ग भी है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो भाई अंतर्राष्ट्रीय पक्षी अवलोकन कार्यक्रम क्या था? तो ट्रेन इसमें एक्चुअली क्या किया जा रहा था? स्थानीय युवाओं को, जो लोकल यूथ्स थे, उनको बर्डिंग और माउंटेनियरिंग में जो है एक तरह से ट्रेनिंग देना है, उनको ट्रेन करना है। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी अवेयरनेस, इसके द्वारा क्या होगा भाई? जैव विविधता जो संरक्षण का जो कार्यक्रम है उसमें उनको अवेयर किया जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर फोकस किया जाएगा। इसमें 15 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और मुख्य आकर्षण क्या था भाई? तो 35 से अधिक प्रजातियां जो हैं यहाँ पर पाई गई। ये ध्यान में रखिएगा। अब आता है भाई हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में एक अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो नाम क्या है भाई? रक्षम चितकुल वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। अगला हमारे पास आता है भाई 11th मेंबर ऑफ आसियान। दोस्तों इसकी प्रक्रिया तो करीबन 7-8 सालों से चल रही थी, लेकिन फाइनली जो है अब यह पूर्ण हुआ है। यानी अब आपको अपना डेटा बदल लेना है कि जब भी आपसे पूछा जाए आसियान में अब कितने मेंबर हैं, तो जिन बच्चों को मैंने पहले 10 पढ़ाया हुआ है वो अब याद रखेंगे 11। ठीक है, तो एशियाज यंगेस्ट नेशन ईस्ट तिमोर है ज्वाइंट द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एज द ब्लॉक्स 11th मेंबर स्टेट, यानी एशिया का सबसे युवा राष्ट्र तिमोर जो है भाई, पूर्वी तिमोर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें मेंबर के तौर पर शामिल हो गया। अब देखो भाई आसियान है क्या? तो इंटर गवर्नमेंटल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जो पहले 10 देश थे अब उसमें एक देश और इंटर हो गया, तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो भाई 11 देशों का यह संगठन हो गया है।
स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था बैंकॉक डिक्लेरेशन से। बैंकॉक कहाँ पड़ता है भाई? थाईलैंड में। फाउंडिंग मेंबर कौन थे भाई? तो फाउंडिंग मेंबर इसके 5 थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। करंट मेंबर कितने हो गए हैं? 11 हो गए हैं, और ईस्ट तिमोर जो है इसका 11वां मेंबर है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इंडोनेशिया के जकार्ता में। बार बार बच्चों को यही कहता हूँ कि देखो भाई, आसियान में जब आपसे पूछे कि आसियान की स्थापना किस डिक्लेरेशन से हुई है, तो बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक समझौता के माध्यम से, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। और हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब देखो, यही आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया का जो है भाई, ये पिक्चर जो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, यही रीजन जो आपको देखने को मिलेगा। और इसमें ईस्ट तिमोर को जो है अब शामिल कर लिया गया, ये आपका ईस्ट तिमोर है। ठीक है, चलो भाई, तो थोड़ा सा जानते हैं ईस्ट तिमोर के बारे में। ईस्ट तिमोर का कैपिटल क्या है भाई? दिल्ली नहीं, अपनी वाली दिल्ली नहीं, उसे दिल्ली हम लोग कहते हैं ना, यहाँ पर दिल्ली है। ये आइलैंड कंट्री है भाई, दक्षिण पूर्वी एशिया में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। और चूँकि तिमोर आइलैंड के पूर्वी भाग में है, इसलिए इसे क्या कहते हैं भाई? पूर्वी तिमोर कहते हैं। इसका बाउंड्रीज में साउथ ईस्ट में तिमोर सी है, नॉर्थ में वाटर स्ट्रेट है, नॉर्थ वेस्ट में ओम्बाय स्ट्रेट है, साउथ वेस्ट में वेस्टर्न तिमोर, ईस्ट नूसा तेंगारा प्रोविंस है। हाईएस्ट पॉइंट माउंट टाटा मलाऊ जो है, जिसको हम लोग रमेलियू के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अब इससे रिलेटेड प्रश्न है भाई कि हाल ही में कौन सा देश दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो भाई वन एंड ओनली इट्स पूर्वी तिमोर, यानी ईस्ट तिमोर विल बी द राइट आंसर, है ना, ध्यान रखना है। चलो भाई, अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि अभ्यास ओशन स्काई 2025 के बारे में बात कर रहे हैं, आज का 8वां टॉपिक। एक्चुअली क्या हुआ भाई कि इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में, जिसका नाम है ओशन स्काई। और इन कहाँ पर भाई, कहाँ पर ये हो रहा था? स्पेन में हो रहा था। तो स्पेन में कई सारे देशों का भाई बहुराष्ट्रीय एक अभ्यास चला था ओशन स्काई, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं भाई। तो इसका होस्ट कंट्री कौन है भाई? तो स्पेन है, यानी स्पेनिश एयरफोर्स इसको होस्ट कर रहा है। गांडो एयरवेज जो है भाई स्पेन में, वहाँ पर है। 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक ये चल रहा है। मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। और सीधा सवाल है भाई, क्यों, इसका पर्पस क्या होता है? तो जो कंट्रीज में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें इंटरऑपरेटिविटी को मेंटेन करना। इसमें स्पेन पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, यूएसए, फ्रांस एंड सेवरल यूरोपियन अलाइज। अब सबसे बड़ी बात है भाई, क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये पहली बार है कि नॉन नाटो कोई कंट्री ऐसे सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ऐसे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओशन स्काई 25 में भाग लिया। इस अभ्यास की मेजबानी किस देश ने की? तो भाई इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन। तो राइट आंसर विल बी द स्पेन। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चंद्रयान 2 ने जो है भाई ऑब्जर्व किया है मून पर सूर्य के इम्पैक्ट को। जी हाँ, तो ये इसरो ने घोषणा की है कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्रमा पर सूर्य से आने वाले कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहली बार अध्ययन किया है। यानी किसका भाई? तो कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CME का जो है स्टडी किया गया है। अब देखो भाई, चंद्रयान 2 को लेकर के इसका प्रक्षेपण कब हुआ? तो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से। और सैटेलाइट का नाम क्या था भाई? GSLV Mark 3 M1 रॉकेट, जिसको हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। इसमें कितना ऑर्बिटर पेलोड था भाई? तो ऑर्बिटर पेलोड का अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें 8 प्रायोगिक उपकरण थे, एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट था। कंपोनेंट्स कौन थे भाई? इसमें ऑर्बिटर गया था, लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर गया था। की पेलोड क्या था भाई? फुल फॉर्म इसका चेस जो 2 था, चंद्रास एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2, है ना, जो मुख्य पेलोड इसमें गया था। यह एक्चुअली न्यूट्रल गैस मास स्पेक्ट्रोमीटर था। पर्पस क्या था? मून के एक्सोस्फीयर को स्टडी करना और सोलर SME का जो है भाई रिस्पॉन्स देना, कोरोनल मास इंजेक्शन के बारे में बताना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आता है भाई साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। फर्स्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ हाउ सोलर एक्टिविटी अफेक्ट्स द लूनर एटमॉस्फेयर। ये सबसे पहली बार पूरे विश्व में यह स्टडी देखने को मिला है कि कैसे भाई सोलर एक्टिविटी जो है लूनर एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करती है। इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस वेदर, मून इंटरैक्शंस, इनको क्या करती है भाई? एनहांस करती है। यूजफुल फॉर फ्यूचर लूनर मिशन एंड डिजाइनिंग ह्यूमन हैबिटेट्स ऑन द मून, यानी भविष्य के चंद्र मिशनों और चंद्रमा पर मानव आवासों की रूपरेखा तैयार करने के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। अब देखा जाए भाई
चंद्रयान 2 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 M1 रॉकेट का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल हैं। ऑर्बिटर 8 प्रायोगिक पेलोड से सुसज्जित है और चेस 2 सौर CME का अध्ययन करने के लिए लैंडर पर एक पेलोड है। कौन सा स्टेटमेंट जो है भाई सही है? अब देख लो भाई, जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो आराम से यहाँ देख लो। ऑर्बिटर पेलोड 8 प्रायोगिक उपकरण है और चेस 2 क्या है भाई? चंद्रमा का वायुमंडलीय संगठन का जो है भाई एक्सप्लोर करना, उसका ये देखना, चेक करना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? पहला भी सही है। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ऑर्बिटर भी शामिल था, विक्रम लैंडर भी शामिल था, प्रज्ञान रोवर भी शामिल था, है ना। ऑर्बिटर इक्विप्ड था 8 एक्सपेरिमेंटल पेलोड के साथ और चेस 2 सौर CME का अध्ययन करने के लिए लैंडर पर एक पेलोड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D 1, 2, 8, 3 एंड 4, है ना। अब चलो भाई बात करते हैं वर्ल्ड मैपिंग में पेरू का। तो एक्चुअली क्या हुआ, पेरू के राष्ट्रपति नाम क्या है भाई? जोस जेरी ने 21 अक्टूबर 2025 को राजधानी लीमा और पड़ोसी प्रांत कैलाओ में 30 दिनों के इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। क्या कारण है इमरजेंसी का, तो वो अलग देखना है, अब उस पर हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली किस कंट्री में भाई आपातकाल की घोषणा की गई है, तो पेरू में की गई है। प्रेसिडेंट का नाम क्या है? जोस जेरी नाम है और 30 दिनों के लिए लीमा और पड़ोसी प्रांत कैलाओ में जो है इमरजेंसी लगाया गया है। अब देखो भाई पेरू के बारे में जानो। कैपिटल इसका है लीमा। लोकेशन क्या है भाई? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कनेक्टिंग द पैसिफिक ओशन, एंडीज माउंटेन्स एंड अमेजन बेसिन, यानी प्रशांत महासागर, एंडीज पर्वतमाला और अमेजन बेसिन को जोड़ता है। इसके नॉर्थ में इक्वाडोर और कोलंबिया है, ईस्ट में ब्राज़ील है, साउथ में बोलीविया, चिली है और वेस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है। ये भी ध्यान रखिएगा। तो कोस्टल कंट्री है। और ये देखिए आप पेरू का लोकेशन, ये देख लो भाई, यही है आपका पेरू का लोकेशन। अगर मैप पर मैं दिखा दूं तो ठीक है। तो ये पेरू को लेकर के आप देखो, एंडीज माउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैपिटल सिटी जो हमारा लीमा है, बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जानो भाई प्रमुख नदी कौन है, तो अमेजन है। और मेजर लेक कौन है भाई? लेक टिटिकाका, दुनिया की सबसे ऊंची जो है भाई नेविगेबल लेक है। बोलीविया के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है टिटिकाका लेक की। फॉरेस्ट कितना है भाई? पेरू का लगभग 60% भाग जो है अमेजन वर्षावन से आच्छादित है। यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है, एक्सटेंड इनटू सदर्न पेरू फ्रॉम चिली। नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिल्वर रिजर्व यहाँ पर है। जी हाँ, पेरू में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिल्वर रिजर्व पाया जाता है। ऑल्सो रिच इन कॉपर, गोल्ड एंड जिंक। कॉपर के लिए भी फेमस है, जिंक के लिए भी और गोल्ड के लिए भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में 21 अक्टूबर 2025 को राजधानी और एक पड़ोसी प्रांत में 30 दिनों के आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलो भाई हम लोग बात करते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट में। तो रिसेंटली ऑफिशियल लोगो एंड एंथेम ऑफ द फीडे वर्ल्ड कप 2025 वर अनवील्ड। शेड्यूल्ड नॉर्थ गोवा में होगा भाई अक्टूबर 31 से 27 नवंबर 2025 तक। एंथेम सॉन्ग क्या है भाई? इट्स योर मूव, संग बाय दलेर मेहदी, यानी इट्स योर मूव, इसको किसने गाया है भाई? दलेर मेहदी के द्वारा गाया गया है। तो कहाँ पर होगा फीडे वर्ल्ड कप? तो उत्तरी गोवा में, नॉर्थर्न गोवा में होगा। पद्मश्री से सम्मानित और भारतीय विज्ञापन जगत के शिल्पकार पीयूष पांडे का निधन हो गया है। तो थोड़ा दुखद न्यूज़ है। हाल ही में रक्षा मंत्री ने राजस्थान के जैसलमेर में शौर्य वन का उद्घाटन किया। तो शौर्या वन का उद्घाटन कहाँ हुआ? राजस्थान के जैसलमेर में। बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की महासचिव मधु शर्मा को 26 अक्टूबर से 2 नवंबर 25 तक चीन के हांगजो में होने वाले आगामी महिला बेसबॉल एशियाई कप के लिए भारतीय महिला बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया। किसे भाई? तो बिहार बेसबॉल एसोसिएशन की जो महासचिव मधु शर्मा है उन्हें, ठीक है। तो ये बड़ा VVI क्वेश्चन है बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान में रखना, ओके। अब चलो भाई, भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमराजू और दिव्या देशमुख ने हाल ही में आयोजित 25 यूरोपीय शतरंज क्लब कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-2 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने कितने गोल्ड मेडल भाई? तो 2-2 जो हैं गोल्ड मेडल जीते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। भारत ने चीन के चेंगडू में बैडमिंटन एशिया अंडर 17 और अंडर 15 चैंपियनशिप 25 में लड़कियों की एकल स्पर्धा में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं, जिसमें साइना मणिमुथु और दीक्षा सुधाकर ने अपने अपने आयु वर्ग में जीत हासिल की है। तो ये भी डेटा याद रखना है आपको। आपके लिए होमवर्क जो दे करके जा रहा हूँ कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महायुद्ध निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है, इसको बताना है आपको। और जो मुख्य परीक्षा प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने जन जागरूकता तो बढ़ाई है, लेकिन संरचनात्मकता लैंगिक सुधार नहीं लाया है। लैंगिक असमानताओं को दूर करने में इसकी संकल्प सफलताओं और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ट्रिपल बीपी हैज़ रेज्ड पब्लिक अवेयरनेस बट नॉट डिलीवर्ड स्ट्रक्चरल जेंडर रिफॉर्म, क्रिटिकली एवेलुएट इट्स सक्सेस एंड लिमिटेशंस इन एड्रेसिंग जेंडर डिस्पैरिटीज। तो भाई बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोर्सेज लाइव हैं आपकी, और लाइव कोर्सेज में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। कितने तक का? तो 75% तक का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। तो जो भी कोर्सेज आपको लेनी है वो कोर्स परचेज कर लीजिए। और 28 अक्टूबर को जो है भाई क्लासेस ऑफ रहेंगी, DCA बंद रहेगी, क्योंकि सुबह वाला अर्घ्य होगा, उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ्य डालेंगे। तो उसके बाद हम लोग का जिस फॉर्मेट में क्लासेस चलती थी उसी फॉर्मेट में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।